तो आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं वो है चिंतपूर्णी विधानसभा सीट। और अगर इस सीट की हम बात करें तो ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। वर्तमान में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। कुल वोटर्स की बात करें तो 78,000 के आसपास जो हैं वो कुल वोटर्स हैं। हर सीट पे इस बार कांटे की टक्कर है। बीजेपी मिशन रिपीट के साथ चल रही है, वहीं कांग्रेस कहती है कि पूरे भारत में सिमटती कांग्रेस, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो बिल्कुल पड़ोस में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं हिमाचल महासंग्राम 2022। कुछ एक पहले 2-3 एपिसोड्स हमने स्टूडियो में शूट किए थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम हिमाचल में लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो कार्यक्रम है वो ग्राउंड पे ही जाके किया जाए। तो आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करने वाले हैं वो है चिंतपूर्णी विधानसभा सीट। चिंतपूर्णी एक बड़ा धार्मिक स्थल, महामाई का स्थान। चिंतपूर्णी विधानसभा सीट डिलिमिटेशन के बाद रिजर्व भी हो गई थी। और अगर इस सीट की हम बात करें तो ये हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। वर्तमान में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। और चिंतपूर्णी अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है। वर्तमान में चिंतपूर्णी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व जो है वो बलबीर सिंह कर रहे हैं जो बीजेपी से हैं। कुल वोटर्स की बात करें तो 78,000 के आसपास जो हैं वो कुल वोटर्स हैं। और चिंतपूर्णी विधानसभा सीट का इतिहास थोड़ा सा बता दें तो 1967 में कांग्रेस पार्टी, 1977 में जनता पार्टी के हंसराज, 82 में जनता पार्टी के हंसराज, और उसके बाद 85 में दोबारा एक बार कांग्रेस के गणेश दत्त, और 1990 में बीजेपी की सुषमा शर्मा, 1993 में यहाँ से आज़ाद हरिदत्त जीते, 98 में बीजेपी के प्रवीण शर्मा, 2003 में यहाँ से कांग्रेस के राकेश कालिया, 2007 में राकेश कालिया, और फिर हो गई डिलिमिटेशन, ये सीट रिजर्व हो गई। और 2012 में रिजर्व होने के बाद ये सीट कांग्रेस के कुलदीप कुमार ने जीती। और 2017 में एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की, बीजेपी के बलबीर सिंह यहाँ से जीते और अच्छे खासे मार्जिन से जीते भी थे। चलिए इस सीट के बारे में ज़्यादा हम देखिए महासंग्राम में हम आपको ये बताते हैं कि इस सीट से किसका एज चल रहा है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो दौड़ में बने हुए हैं, कौन कौन से टिकटार्थी हैं जो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले। और उस सब के लिए कुलदीप हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत नज़दीक से ये हिमाचल की राजनीति को देखते हैं, समझते हैं और हमें अपना एनालिसिस भी देते हैं। कुलदीप, हर सीट पे इस बार कांटे की टक्कर है। एक तो तिकोना मुकाबला है, और दूसरा क्योंकि बीजेपी मिशन रिपीट के साथ चल रही है, उसकी अपनी साख दाव पे लगी है। वहीं कांग्रेस कहती है कि पूरे भारत में सिमटती कांग्रेस को अगर हिमाचल जीतने का मौका मिल जाए तो एक संजीवनी मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो बिल्कुल पड़ोस में आ चुके हैं पंजाब में, तो यहाँ हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो कुलदीप क्या कहते हैं, सबसे पहले चिंतपूर्णी विधानसभा सीट का आंकड़ा क्या कहता है इस बार? देखिए सर, पिछली बार रिजर्व सीट थी और पहली बार बलबीर सिंह जी ने बीजेपी से लड़ा जब डिलिमिटेशन होने के बाद। तो पहली बार जो कुलदीप कुमार जी जीते थे, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे और अच्छे कांग्रेस में ओहदे पर रहे, और उन्होंने पहली बार जीते थे। उसके बाद सेकंड टाइम बलबीर जी ने को हराया उन्होंने, बलबीर जी ने उनको हराया, कुलदीप कुमार जी को। तो 2017 की है ये बात। और अब जो है अभी फिलहाल जो अभी एज लग रहा है वो अभी बीजेपी के एमएलए हैं बलबीर सिंह जी, उनका एज लग रहा है। लेकिन कुलदीप एक ये बात यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से टिकट को लेके घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले बात कांग्रेस की ही कर लें तो कुलदीप कुमार, अगर आप जब चिंतपूर्णी हलके में आप दाखिल होते हैं, आप अंब में चले जाएं या उसके आसपास वाले गाँव में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे कुलदीप कुमार के पोस्टर दिख जाते हैं बड़े बड़े। जाहिर सी बात है, 2 बार जीते भी हैं। लेकिन अगर आप वहां पे देखें तो सुदर्शन बबलू जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, नेता नहीं बेटा के नाम से बहुत बड़े पोस्टर दिख जाते हैं। तो क्या पहले इंटरनल जंग जीतनी होगी, फिर तो दूसरी जंग की बारी आएगी कांग्रेस की अगर बात करें? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो सुदर्शन बबलू जो है नए युवा उम्मीदवार है और काफ़ी जोर मार रहे हैं, क्योंकि अब कुलदीप कुमार जी का भी एज फैक्टर आ रहा है।
और काफी समय, लंबे समय से पहले वो गगरेट से लड़ते थे। गगरेट से भी 2 बार रहे हैं वो कुलदीप कुमार जी, और वीरभद्र जी के खास खेमे के, प्रतिभा सिंह जी के खास खेमे में माने जाते हैं। तो अब थोड़ी राजनीति जब से रिजर्व हुई है गगरेट सीट, तब उसके बाद से कुलदीप कुमार जी ने चिंतपूर्णी से लड़ना चालू किया है। तो अब जो है कि वहाँ कई युवा जो सेकंड पीढ़ी कहते हैं वो सामने आ रही है, जिसमें सुदर्शन बबलू जी का, जिनका नाम लिया आपने, वो काफी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। और जिस हिसाब से कांग्रेस बोल रही है कि हमने युवाओं को आगे मौका देना है, तो उस हिसाब से कांग्रेस ने मौका दे रही है युवाओं को, तो बबलू जी भी कर रहे हैं। मुझे इसकी संभावना कम दिखाई देती है कि कुलदीप कुमार जैसे कद्दावर नेता जिनका होल्ड भी है और जो यहाँ पे अपना एक वर्चस्व रखते हैं, जो जीत चुके हैं, जैसे आपने बताया मंत्री रह चुके हैं, मुझे ऐसी उम्मीद क्यों कम दिखाई देती है कि कांग्रेस वहाँ पे कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं होगी। मैंने कहा ना सर कि युवाओं को, लेकिन वहाँ पर विनिंग जो क्षमता है वो जांची जा रही है। कुलदीप कुमार में ज्यादा लग रही है विनिंग क्षमता जो है, और सुदर्शन बबलू जी में नया चेहरा है, अभी वो नो डाउट प्रॉमिसिंग है, अच्छा कर रहे हैं, वेट कर सकते हैं, आगे भी उनके लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। सुदर्शन बबलू भी बहुत लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छा होल्ड है उनका, जनाधार है, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों नेताओं का। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर कुलदीप कुमार का अच्छा होल्ड भी माना जाता है, नजदीकी भी रहे हैं वो कई वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, तो मुझे लगता है यहाँ से कांग्रेस, आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस यहाँ से कैंडिडेट चेंज करने के मूड में लगती है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रही सर, कैंडिडेट के नहीं चेंज होएगा। कुलदीप कुमार जी मेरे जो फर्स्ट चॉइस है वो कुलदीप कुमार जी है, सेकंड नंबर मेरा सुदर्शन बबलू जी हैं। तो उस हिसाब से, और इसके अलावा एक और भी कैंडिडेट है जोगिंदर बिल्ला जी करके नाम है, वो भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी फिलहाल वो भी लाइन में है। तीसरे कैंडिडेट है वो भी युवा है। तो अभी हम इन दो को ज्यादा गंभीर मान रहे हैं, कुलदीप कुमार जी और सुदर्शन बबलू जी को जी। तो ये ज्यादा गंभीर कैंडिडेट ये लग रहे हैं। जी जी। अच्छा, बीजेपी की स्थिति भी अमूमन ऐसी है, क्योंकि यहाँ से बलबीर सिंह इस वक्त सिटिंग एमएलए तो हैं जी जी, लेकिन यहाँ से एक नाम, जब हम चिंतपूर्णी इलाके में घूमे तो वहाँ पे जो एक नाम हमें बदस्तूर लगातार सुनने को मिला, वो था अश्विनी धीमान का। अश्विनी धीमान का जो नाम है वो इस तरह से, हालांकि वो आई थिंक कहीं टीचर की जॉब करते हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है, समाज सेवा के क्षेत्र से उनका नाम जुड़ा है, लेकिन उनका नाम, मैं कई गाँव में गया, कई मार्केट्स में गया, कई लोगों से अनऑफिशियली बात भी की, उनका नाम बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं कि अगर वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं तो टिकट हो सकता है, उनको मिल भी सकते हैं और ये सीट निकाल भी सकते हैं। क्या लगता है आपको? जैसे कि आपने बताया कि अश्विनी धीमान जी एक है नाम चला हुआ, मैं भी मानता हूं कि चल रहा है, और इस बारी एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है बलबीर जी का, वो उनको थोड़ा नुकसान कर रहा है। तो आपको लगता है पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के डर से हो सकता है चेहरा चेंज कर दे, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है इस बार? जो बीजेपी का आला कमान जैसे हम अभी गैस कर रहे हैं, तो वो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे जो उनको लग रहा है कि विनिंग क्षमता में नहीं आएगा, तो उसको पैक ले सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें जल्द ही ये जो डिसीजन ले लिया जाए, अभी तो कहने की बात है, लेकिन पर अब लग रहा है अश्विनी धीमान जी एक अच्छा नाम है, और संघ के भी नजदीकी माने जाते हैं। संघ के नजदीकी है, सबसे बड़ी बात है कि संघ के नजदीकी माने जाते हैं, और कैडर से अपने बीजेपी के जो लोअर कैडर है, जिसको बोलते हैं हम आरएसएस, वहां से भी बिलोंग करते हैं। हालांकि वो खुद क्लेम नहीं करते हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, जाहिर सी बात है, वो एक समाज सेवा से जरूर जुड़ा अपने आप को बताते हैं, लेकिन एक लोगों के बीच ये आवाज मैंने आपको बताई कि आप भी जब वहाँ पे घूमे उस एरिया में, तो अश्विनी धीमान का नाम काफी सुनाई दिया। अश्विनी धीमान जी का नाम काफी अच्छा चल रहा है। क्या लगता है कि ये जो लड़ाई इस बार होगी, वो कुलदीप कुमार वर्सेस बलबीर सिंह, पुराने खिलाड़ी पुरानी पिच, या कुलदीप कुमार वर्सेस अश्विनी धीमान, या फिर बलबीर सिंह वर्सेस सुदर्शन बबलू, कौन सी ये मैच होने वाला है? जो मैं बीजेपी पे नए कैंडिडेट पे दाव लगाना चाहूंगा, पुराने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ काफी एंटी फैक्टर है, और मतलब वो जनता के बीच नहीं गया। और जो अपेक्षाएं थी लोगों की जीतने के बाद, जैसे जोश था पहले, वो नहीं दिखा, इस बार दिख रहा है चिंतपूर्णी विधानसभा में, और जिस हिसाब से दूसरी पार्टी के लोग भी सामने आ रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि बलबीर जी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं अपनी पिच पर, तो उसका बेनिफिट अश्विनी धीमान जी जरूर ले सकते हैं। अश्विनी धीमान को बेनिफिट मिल सकता है। और बात यहाँ आम आदमी पार्टी की करें, क्योंकि एक ऐसी बेल्ट जो आम आदमी पार्टी की मैंने देखी है, वो ये ऊना बेल्ट है।
जी जी। क्योंकि पंजाब के साथ लगती बेल्ट है वो। अब चाहे आप ऊना सदर सीट कह लें, आप चाहे उसको कुटलैहर कह लें, आप चाहे हरोली कह लें, आप चाहे चिंतपूर्णी कह लें, तमाम सीटें जितनी भी हैं, इन सब सीटों पे आम आदमी पार्टी की अच्छी दस्तक यहाँ पे सुनाई दे रही है। जी जी। तो चिंतपूर्णी सीट की अगर बात करें तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि चिंतपूर्णी सीट में, क्योंकि देखने में आ रहा था आम आदमी पार्टी के शायद रिटायर्ड इंजीनियर हैं या कुछ फौज से आए हैं मेरे ख्याल, वो वहाँ पर सर 2 नाम चले हैं। एक हमारे इंजीनियर हैं, अभियंता, जो डिफेंस से नौकरी छोड़कर आए हैं वर्तमान में, रामपाल जी हैं। उनका नाम काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत शरीफ इंसान है। काफ़ी लोगों में उनके थोड़ा सा प्रभाव भी है और डोर टू डोर जा भी रहे हैं वो, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। काफ़ी कुछ वो काफ़ी घूम के आ चुके हैं। हमने भी उनसे मुलाकात की थी तो उनसे पूछा था कैसा लग रहा है। कहता भाई साहब हम लोग काफ़ी पंचायतों में घूम के आ चुके हैं तो मेरा अच्छा अनुभव है लोगों के साथ। लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ समस्याएं थी जो लोगों के, ग्रामीणों की समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी और शहरी जो समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है। अगर मुद्दों की बात करें तो इस क्षेत्र में रोजगार के लगभग बहुत कम लोगों को अवसर मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है चिंतपूर्णी जैसा। मैं उसी पे आ रहा था कि ये यहाँ पर एक माता चिंतपूर्णी का जो सब दरबार है, बिल्कुल उससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और उस पे बहुत सारा रोजगार जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोजगार थे यहाँ पर। जब कुलदीप कुमार जी इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे तो यहाँ पर इस एरिया में कुछ जो है रोजगार लगे थे, इंडस्ट्रियाँ लगी थी, लेकिन उनमें से कुछ काफी बंद हो गई हैं। तो इसलिए रोजगार की कमी है और लोग रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ भी ज्यादा जा रहे हैं। नशे का एक मुद्दा भी इस बेल्ट पे बहुत ज्यादा मुद्दा है। तो हमने जब कैंडिडेटों से पूछ रहे थे तो हमारे बीच में, हम जब ग्राउंड जीरो करते हैं तो वहाँ पूछ रहे थे तो कहते हैं जी यहाँ एक लोग जब रोजगार नहीं मिलता तो नशे की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो ये कि मुद्दा है वहाँ पर, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा माइनिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो माइनिंग का भी एक मुद्दा है वहाँ पर। माइनिंग, अवैध माइनिंग है। आई थिंक माइनिंग का मुद्दा ये हरोली, ऊना और ये चिंतपूर्णी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट पे काफी बड़ा मुद्दा है। लगभग ऊना में सभी विधानसभा में ये लगभग कुटलेड़ छोड़कर लगभग सभी में ज्यादातर ये माइनिंग का बहुत ज्यादा ये मुद्दा है। बोलबाला पंजाब में था, रोपड़, अनंतपुर और वो उस साइड पूरा, ये सब सारी जो ऊना विधानसभा है 5 की 5, ये लगभग पंजाब के साथ टच है। तो ये अवैध माइनिंग है जो ज्यादा इसी वजह से हो रही है। और क्योंकि डिमांड बहुत है माइनिंग की, तो इसलिए लोगों को यहाँ लग रहा है कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है। ये भी एक, जैसे पंजाब चुनाव में माइनिंग बड़ा मुद्दा था, यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है। जी। इसके अलावा और क्या मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है चिंतपूर्णी क्षेत्र? इसमें यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र से है और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे किसानों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं या खेती बाड़ी से संबंधित समस्या है। नंबर 2 बात, यहाँ इस खेती बाड़ी के पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा। जैसे आजकल कोई कीड़े मकोड़ा का प्रकोप लग रहा है फसलों पर। प्रॉपर हेल्थ भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। हेल्थ का सर ये माना जा रहा है कि यहाँ जो प्रॉपर जो शहर है वहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधाएं तो हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल भी सुविधाएं बहुत कम है। और अगर ये हम चिंतपूर्णी वाला एरिया देखते हैं तो यहाँ से जो हमें कैंडिडेटों से और जो हम लोगों से रिस्पांस मिला है कि लोगों को ये यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जैसे अचानक उनकी मरीज की तबीयत खराब होती है तो रेफरल हॉस्पिटल के रूप में ये बहुत जगह मुझे हिमाचल में सुनने में मिला है कि अस्पताल तो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए हैं, यहाँ पे तो कोई इलाज की सुविधा नहीं है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को, हेल्थ जैसे इशू को इसलिए उठा रही है, हेल्थ और एजुकेशन वहाँ पे बहुत फोकस कर रही है ये पार्टी, और यही इशू जो है आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द का कारण बन सकता है? मेरा मानना है कि हिमाचल में जो हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, क्योंकि ये हर आदमी के साथ जुड़ा, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छे स्वास्थ्य संस्थान ना होना ये हिमाचल की एक बदकिस्मती कहें। और जितना राजनीतिक रूप से लोग रहते हैं और हॉस्पिटल्स पे जितना फोकस होना चाहिए, डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, आपके छोटे जगह पर होना चाहिए, वो अभी प्रॉपर रूप से अभी नहीं दिख रहा। हेल्थ मिनिस्टर जो राजीव सैजल हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और मैंने देखा है उन्हें कि वो पूरे हिमाचल भर में घूमते हैं।
कोविड की वजह से हो सकता है, जो 2 साल का गैप आ गया उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, हो गई हो तो। एक्चुअल में उनको 2.5 साल के बाद ये जो विभाग मिला है हेल्थ का, अभी 1.5 साल उनको समझने में लग गए, क्योंकि उस दौरान कोविड भी था, बहुत ज्यादा कोविड भी था, तो कोविड पे ज्यादा फोकस था, तो उनको समय नहीं मिल पाया, इसलिए भी थोड़ा विजन भी अच्छा है, मैं खुद विजन अच्छा था, लेकिन वो उस सब जो 1 साल में जो उनको सोचने समझने लगा, और उसके बाद जो उस समय की जो भरपाई करनी थी, वो डॉक्टरों की जो भर्ती होनी थी वो रुकी रही, तो वो भी एक फैक्टर है कि इस समय जो नजर आ रहा है उसका प्रभाव अब नजर आ रहा है। उनका विजन अच्छा है, मैं उनकी इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनका एक विजन बड़ा क्लियर है हिमाचल को लेके, हेल्थ को लेके। आपने सही कहा कि कोविड टाइम में चीज़ें ज़रूर ऊपर नीचे हुई हैं, जिससे हेल्थ का सिस्टम थोड़ा सा लोग कहते हैं गड़बड़ाया है। चलिए अब कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं, तो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कि क्या पिच, तो चलिए वही रहने वाली है, खिलाड़ी बदलने वाले हैं। बलबीर सिंह वर्सेस कुलदीप कुमार, पुराने खिलाड़ी, बलबीर सिंह वर्सेस सुदर्शन बबलू, या फिर अश्विनी धीमान वर्सेस सुदर्शन बबलू या कुलदीप कुमार। मेरा एक कांग्रेस का जो है पुराने पे दाव लगाना चाहूंगा मैं। कुलदीप कुमार को आपको लगता है रिटेन करेंगे? रिटेन करेंगे जिस हिसाब से है, और वो अच्छे नेता है। आपको लगता है वो आते हैं तो टक्कर दे सकते हैं? टक्कर देंगे, नेचुरल बात है सर। चलिए, और बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से सर जो देखना पड़ेगा कि नया चेहरा जो है अश्विनी धीमान जी को उतारते हैं कि वो कैंडिडेट को उतारने पर है। बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है। आप देखिए, जब मुझे याद है हरियाणा के चुनाव हुए तो मनोहर लाल खट्टर सीएम हो सकते हैं, ऐसा किसी ने समझा नहीं था, सुना नहीं था। हिमाचल में जब ये स्थिति आई तो जयराम ठाकुर का नाम कहीं नहीं था, वो जब आया। अब राष्ट्रपति चुनाव की बात ले लीजिए, कोई नहीं सोच सकता था कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से आएगा। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईकमांड अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है। तो इस बार क्या माना जाए कि चिंतपूर्णी की जब बात आएगी और स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी तो कोई चौंकाने वाला फैसला सामने आ सकता है? ऊना में हमेशा ही ऐसा रहा है कि जो कैडर वोट है वो उसको जोड़ने के लिए और विनिंग कैंडिडेट जो जीत लाने के लिए कोई ऐसा दाव खेलती है, तो लग रहा है कि इस बार चिंतपूर्णी विधानसभा में नया चेहरा देखने को मिल सकता है। और उसमें भी अश्विनी धीमान सबसे दौड़ में आगे, और उसमें सबसे आगे दौड़ में अभी अश्विनी धीमान जी है मेरे हिसाब से। चलिए, और अब बात करें हम अपना, जो दर्शक सुनना चाहते हैं कि एज किसका लग रहा है अभी हाल की घड़ी, जबकि चेहरे अनाउंस नहीं हुए हैं, क्या लग रहा है आपको आज किसका एज है वहां पे? देखिए, अभी इलेक्शन होने में 2 महीने बाकी हैं, तो फिलहाल जैसे अभी हम कह रहे हैं तो सरकार का पूरा प्रेशर है, तो अभी 2 महीने के लिए तो हम कहेंगे बीजेपी का पूरा एज। अगर कैंडिडेट बदल दे तो, या इस कैंडिडेट के साथ? इस कैंडिडेट के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता सर एज। ये मेरा अपना, आप ग्राउंड जीरो पे घूमे हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है, तो ये कहा जा सकता है कि हाल की घड़ी में देखें तो, क्योंकि चेहरे अभी क्लियर नहीं है, दावेदारियां दोनों तरफ से बहुत सारी हैं, तो हो सकता है कि आज की डेट में हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा एज है। बाकी मैंने आपको कहा कि चुनाव बदलते समय नहीं लगता है, चेहरे जब अनाउंस हो जाएंगे, जब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, जब मैनिफेस्टोज जारी हो जाएंगे, हम एक बार फिर से महासंग्राम का एक और नया एपिसोड करेंगे, ये जानने के लिए कि ताज़ा स्थिति क्या है। पर हाल की घड़ी में आज लग रहा है कि बीजेपी अगर चेहरा बदल देती है, जैसे कुलदीप जी ने कहा, तो उनको एज मिलता वहाँ पे दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। महासंग्राम, हिमाचल महासंग्राम 2022 में हम कोशिश करते हैं कि आपको हर बार एक नई विधानसभा सीट के बारे में बताएं, क्या वहाँ के मुद्दे हैं, क्या वहाँ का इतिहास रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है और क्या वहाँ पे हो सकता है। और इसी कोशिश के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और मिलेंगे आपसे एक नई विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।